second person and third person. कथं त्रय पुरुषाः? एवमेव वाक्यरचनायां कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इति त्रिप्रकारकं वाक्यसमूहं कथं भवति? अस्य उत्तरमपि पाणिनिना प्रदत्तम्, परन्तु इमम् उत्तरं सम्यक्तया अवबोधितुं कानिचित् सोपानानि अस्माभिः मनसि स्थिरीकर्तव्यानि भवन्ति। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अंदर कुछ सोपान बनाए, जिन सोपानों को उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने इनकी क्या जरूरत है, हम लिफ्ट से काम कर लेंगे, ऐसा सोच करके हटा दिया, और उस कारण उनके व्याकरणों के अनुरूप इन प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे सकते। जैसे पाणिनि की परिकल्पना है, तो एकदम सामान्य बात है, सुबंत और तिगंत दो पद हैं। फिर उभय विधानां पदानां रूप सिद्ध्यर्थम वयं याः प्रक्रियाः कुर्मः ताः सर्वाः प्रक्रियाः परस्परम् अन्विताः सन्ति। कर्तृसंज्ञायाः अभावे भवति इति क्रियापदस्य रूप सिद्धिर्न भवति इति विचक्षणाः जानन्ति। तिगंत पदानां रूप सिद्धौ प्रथमं लकार प्रत्ययानाम् उत्पत्तिर्भवति। एते लकाराः कर्तृअर्थेषु, कर्मार्थेषु, भावार्थेषु च भवन्ति इति परिकल्पना। तदनन्तरं क्रियापदेपि त्रयो अर्थाः, वाक्येपि कर्तृपदं कर्मपदं चेति पदद्वयानां परिस्थितिः, एतयोः सामानाधिकरण्यं विचारितम्। तच्च केन प्रकारेण वर्तते? अनेन प्रकारेण वर्तते। अत्र ये विचक्षणाः विद्वांसः सन्ति, ते दृष्टिमात्रेण एव ज्ञातुम् अर्हन्ति। ये अस्माकं छात्राः सन्ति, तेभ्यो कालान्तरे अस्य विशिष्टं दर्शनं भविष्यति। एवमेव पठधातोः कर्मणा सह लकारस्य सम्बन्धः एवं भवति। हस धातु अकर्मकः, तस्य सम्बन्धः एवं भवति। वाक्यरचनायाः एषा एव परिकल्पना पाणिनीय व्याकरणस्य महत्तां परिसूचयति। न केवलम् एतावत् मात्रम्, परन्तु एषा एव परिकल्पना आचार्य पाणिनि महोदयं विश्वस्तरे प्रस्तावयति। आचार्य पाणिनि ने और कुछ भी नहीं दिया होता, केवल इतना दिया है, इसके आधार पर ही वो पूरे विश्व में सभी भाषा चिंतकों में सिरमौर के स्थान पर बैठ सकते हैं। क्योंकि इसी बात में ये दो प्रश्नों का उत्तर है कि पुरुष तीन क्यों होते हैं और कर्तृ, कर्मणि और भावे प्रयोग तीन क्यों होते हैं। मध्ये हम एतदपि कथयितुम् इच्छामि, कति कर्तारः भवन्ति इति। तो बहुप्रकारेण कर्तृभेदानां विचारणा संजाता। कति कर्माणि भवन्ति, अस्य विषयेपि भिन्न भिन्न रूपेण विचारः प्रवर्तितः। परन्तु अस्माकं परिकल्पना वर्तते यत् संसारे याः भाषाः सन्ति, तासु सर्वासु भाषासु कारकत्रयमेव भवति, कर्मत्रयमेव भवति इति। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें तीन ही कर्ता होते हैं और तीन ही कर्म होते हैं। केते
युष्मद् अस्मद् शेष इति। एकः युष्मद् कर्ता भवितुम् अर्हति, अपरः अस्मद् कर्ता भवितुम् अर्हति, अपरश्च शेषः इति। एतावन् मात्रमेव कर्तृप्रकारकं भवति। एवमेव कति कर्माणि इति प्रश्ने कर्माणि अपि त्रीणि सन्ति। एकं कर्म भवति अस्मद्, अपरं कर्म भवति युष्मद्, अपरं च कर्म भवति शेषः। अन्यत् कर्मस्य सत्ता एव नास्ति, कर्मणः सत्ता एव नास्ति, कर्तुः सत्ता भी अन्यत् नास्ति। ऐसा केवल संस्कृत में है ऐसा नहीं है, दुनिया की हर भाषा में है। और वो पाणिनि ने देखा, इसलिए पाणिनि की ये वैश्विक दृष्टि है। और चूंकि कर्ता तीन है और कर्म तीन है, इसलिए पुरुष भी तीन है। पुरुष के तीन होने का कारण कर्ताओं का तीन होना है और कर्म का भी तीन होना है। यदि हम कर्ता के रूप में दो की परिकल्पना करेंगे तो पुरुष की संख्या भी कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। और पुरुष की कर्ता की परिकल्पना हम एक में करेंगे तो उस भाषा के अंदर पुरुष भी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चिंतन है। इस समानाधिकरण्य को दृष्टि के समक्ष रख करके त्रिविध पुरुष की परिकल्पना की गई है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीये मध्यमः, अस्मद्युत्तमः, शेषे प्रथमः। ये मैंने कह ही दिया अभी गुजराती हिंदी में। इसलिए पाणिनि के द्वारा परिकल्पित इस व्यवस्था में किसी भी भाषा में क्रियापद में पुरुष की संख्या तीन क्यों है और वाच्य तीन क्यों है, इसका उत्तर मिल जाता है। एतत् सर्वं मया उक्तमेव अस्ति, परंतु पाणिनेः उत्तरकालिकाः वैयाकरणाः सन्ति, येषु खलु आचार्य हेमचन्द्रस्यापि समावेशो भवति। तत्र एतत् सूक्ष्मं दर्शनं ज्ञानतः अज्ञानतः वा परित्यक्तं वर्तते। अनेन कीदृशा हानि संजाता तस्य परिकल्पना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शृण्वन्तु नाम, प्रायः सिद्धहेम शब्दानुशासने त्रीणि त्रीणि अन्य युष्मद् अस्मदि इति सूत्रं वर्तते। अत्र क्रियापदे समागतस्य प्रत्ययस्य कर्तृरूपं कर्मरूपं भावरूपं न परिकल्पितम्। अतः वाक्ये यत् कर्तृरूपं पदम् आगच्छति तेन सह समानाधिकरणस्य परिकल्पना भी तत्र आवश्यकी नास्ति। यादृशी परिकल्पना पाणिनिना कृता। हेमचन्द्राचार्येण तु किं कृतं, यद् भूधातोः तिपादप्रत्यया भवन्ति वर्तमाने, तत्र नवानां प्रत्ययानां समूहः एकेनैव सूत्रेण उपदिष्टः। एवमेव परोक्षभूतकालस्य एवमेव अन्येषु कालेषु प्रत्ययानां परिकल्पना कृता। परंतु एतत् मूलभूतं लकार प्रत्ययस्य परिकल्पनं केवलं पाणिनि आचार्यस्य एव। भवतु न अन्येपि बहवः वैयाकरणाः सन्ति यैः एषा परिकल्पना परित्यक्ता, परन्तु तेषां वैयाकरणानां व्याकरणं संक्षिप्तं व्याकरणम् अस्ति इति कृत्वा ते क्षमार्हाः सन्ति। परन्तु यः खलु उद्घोषयति यद् मदीयं व्याकरणं पूर्णं वर्तते,
अथ च वयमपि वार्तिकादिषु यत् अनुक्तम् आसीत् तत्सर्वं हेमचंद्राचार्येण स्वकीय व्याकरण शास्त्रे संगृहीतं वर्तते इति कृत्वा तेषां यशोगानं क्रियते। तत्र एतत् सूक्ष्मदर्शनस्य अभावः अस्माकं कृते ग्लानये भवति। विशेषतः अन्यः कश्चित् विचारः अत्र प्रस्तोतुं मदीयं सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु एकमेव वस्तु भवतां सर्वेषां समक्षे मया प्रस्तावितं, कालः अल्पीयान् वर्तते इति प्रस्तावने काचित् शीघ्रता अपि प्रतीयेत, परन्तु ज्ञानिनः ज्ञातुम् अर्हन्ति यद् लकारस्य अर्थपरिकल्पना लकारार्थस्य कर्तृपदेन सह कर्मपदेन सह समानाधिकरणता एतादृशी या परिकल्पना वर्तते सा उत्तमोत्तमा परिकल्पना वर्तते। तस्याः परिकल्पनायाः यदि कस्यचित् विद्यार्थिनः मनसि पूर्ण प्रस्तावना भवति चेत् असौ छात्रः सम्यक्तया वाक्यरचनां कर्तुम् अर्हति इति। अंत में एक बात और कहूंगा, फिर मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। माननीय भट्ट साहब को लंबे समय तक सुनना है। पुराणों में एक कल्पना आती है कि आपका और मेरा संबंध क्या है। ये पूरा संसार संबंध से जुड़ा हुआ है। एकदम परिवार के लोगों के संबंध हमारे समझ में आते हैं, पर मैं आपके सामने एक वाक्य बोलता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। मेरे छोटे भाई के साले की, मौसी के बेटे की, बहू की बहन ये जा रही है। कौन था वो? कुछ मालूम नहीं? अरे मेरे को भी नहीं मालूम, आपको क्या मालूम होता है? संस्कृत की जटिल वाक्य रचना इस प्रकार की है, किसी का संबंध किसी के साथ है, सबके साथ है, पर इसके मूल में क्या है? तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि वो मनुष्य है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कौन है? मनुष्य। वो मनुष्य संबंध सूक्ष्माति सूक्ष्म संबंध है, और उस मनुष्य संबंध का प्रारंभ माता पिता और पुत्र से शुरू होता है। पाणिनि की ये पूरी परिकल्पना यहीं से जन्म लेती है। हम ये कह सकते हैं कि पाणिनि ने हमारे पारिवारिक संबंध का सूक्ष्माति सूक्ष्म चिंतन किया, और फिर उसको ही मॉडल बना करके, उसको ही आदर्श बना करके उन्होंने भाषा के व्याकरण में पदों के पारस्परिक संबंधों के भवन की भूमिका तैयार की। एक छोटा सा दृश्य मैं आपके नजर के सामने ला करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मानो कि इस दीवार पर हजारों पद लिखे हुए हैं। वो पद सारे भाषा में प्रयुक्त होंगे, पर बिना आपसी संबंध के कैसे होंगे? अब इन करोड़ों की संख्या के पदों को यदि आप वाक्य में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेटा चुनना पड़ेगा, पुत्र चुनना पड़ेगा, या पुत्री चुननी पड़ेगी। आप पुत्र चुन करके ले आओ, पुत्री चुन करके ले आओ, तो तुरंत उसके साथ कौन आएंगे? माता पिता आएंगे, और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भाई और बहन आएंगे। बस इतना आप कर लो, फिर पूरे संसार के साथ आप रिश्ता जोड़ते रहना। तो मूलभूत बात जो है पाणिनि की वो यही है, और इसीलिए उन्होंने पुत्र को केंद्र में रखा, क्रियापद को केंद्र में रखा, और पिता और माता दोनों को दाएं बाएं रखा। पिता अर्थात कर्तृपदम, माता अर्थात कर्मपदम।
અને અંતમાં એક જ વાત મારે ગુજરાતીમાં પૂછવી છે ઓબ્જેક્ટિવ રીતે કે પિતા કેટલા હોય દુનિયામાં? કેટલા હોય? સંખ્યા બોલો. કેટલા? એક તો આપણે રૂમની બહાર વાત કરવાની આજના લેસન પ્રમાણે. પિતાની સંખ્યા બી 3 છે, યુષ્મદ અસ્મદ અને શેષ. માતાની સંખ્યા બી 3 છે, યુષ્મદ અસ્મદ અને શેષ. આટલી વાત સમજમાં આવે તો સંસ્કૃતની વાક્ય રચના સમજી જાય. અને આ દુનિયાની દરેક ભાષાની અંદર ઊંડાણમાં રહેલું, પાતાળમાં રહેલું સંબંધોનું મૂળ છે. પાણીની વ્યાકરણની આ વિશેષતા છે. હેમચંદ્રાચાર્યના શબ્દાનુશાસનમાં કેમ એ લુપ્ત થઈ ગઈ એ આપણી ચિંતાનો વિષય છે. આપે મને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો. આપ સૌનો ધન્યવાદ. નમો નમઃ. પીપીટી વાપરવાનું છે. પીપીટી વાપરવાનું લઈ દઈએ. चालू कर ना बरोबर.
हेलो, अब स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर तपस्वी नांदी जी की स्मृति व्याख्यानमाला का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी जी जो समारोह के अध्यक्ष है, डॉक्टर तपस्वी नांदी जी की भगिनी श्रीमती यामिनीबेन देसाई, डॉक्टर वी.एम. भट्ट, उनको विनती करता हूँ वो स्टेज पर। हाँ, तो कार्यक्रम के प्रारंभ में मेहमानों को हम प्रार्थना करते हैं कि दीप प्रागट्य से इस स्मृति व्याख्यान माला का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चंद्रमा मनसु जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निः अजायत। हेलो, कार्यक्रम का प्रारंभ हम इस स्मृति व्याख्यान की भूमिका से कर रहे हैं। भूमिका देंगे डॉक्टर डी.बी. राठवा साहब। स्वर्गीय प्रोफेसर नांदी साहब की व्याख्यानमाला में आज का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी जी, आज के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर वसंत भाई भट्ट, यामिनीबेन, कमलेश भाई चौकसी कुलकर्णी जी, कमलेश भाई जैन, ललित भाई, सर्वे अध्यापक मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं इस व्याख्यानमाला में स्वागत करता हूं। हमारा ये परम सद्भाग्य है कि स्वर्गस्थ डॉक्टर तपस्वी नांदी साहब को हर साल आप सबके समक्ष और विश्व के फलक पर स्थापित करने का मौका मिला है। इस अवसर पर उनको याद करके कालिदास आदि की तरह इस विश्व में अमर हो गया है। मैं सनत भाई और दिलीप भाई ने उनकी शरीर ठीक नहीं था तब रात दिन उनके साथ रहे थे, उनकी सेवा की थी। उनका फल स्वरूप हमको हर साल याद करने का मौका मिला है। हमने
उनको स्मृति में हृदय में स्थापित किया है। जहाँ पर भी साहित्य की चर्चा होती है तब हर किसी को उनके पांडित्य की याद आती ही है। संस्कृत जगत में विद्वानों की प्रथम पंक्ति में विराजमान गुजरात राज्य के यशस्वी विद्वान प्रोफेसर श्री तपस्वी नांदी जी अलंकार एवं नाट्यशास्त्र के आरूढ़ विद्वान थे। न केवल गुजरात, वे सारे भारतवर्ष में अपनी विद्वता से सुविख्यात थे। डॉक्टर नांदी जी गुजरात यूनिवर्सिटी के भाषा साहित्य भवन के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। अनेक छात्र छात्राओं के दिल में अलंकार शास्त्र की चाहत जगाने वाले प्रोफेसर नांदी जी विरल प्राध्यापक थे। वे श्री रसिकलाल परीख, प्रोफेसर आर.बी. आठवले एवं डॉक्टर वी.एम. कुलकर्णी जी जैसी गुरु शिक्षित रही के शिष्य रत्नों में से एक थे। एवं प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के परम सखा थे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली ने उनको शास्त्र चूड़ामणि के रूप में 1994 में घोषित किए थे। यूजीसी दिल्ली के द्वारा 1995 में उनको प्रोफेसर एमेरिटस के पद से विभूषित किए गए थे तथा भारत देश के महान महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर अगस्त 1990 से सम्मानित किए गए थे। गुजरात के संत शिरोमणि पूज्य मुरारी बापू ने भी 2005 में उनको विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की थी। प्रोफेसर नांदी जी के द्वारा लिखे गए एवं संपादित किए हुए ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है। उनमें से कुछ का नाम संकीर्तन करने से ही उनकी अध्ययनशीलता एवं गंभीर पांडित्य का परिचय मिल जाएगा। उन्होंने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, अभिनव भारती के साथ ध्वन्यालोचन के साथ आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन एवं गुजराती भाषा में अनुवाद किए हैं। संस्कृत नाटकों का परिचय, भारतीय साहित्य शास्त्र की विचार परंपराएं, भारतीय नाट्यशास्त्र की विचार परंपराएं एवं सर दयालु तथा काव्य प्रकाश के ऊपर गणरत्न गणित की सार दीपिका टीका का पाठ संपादन एवं रघुवंश पर जिन समुद्र गणित की टीका का पाठ संपादन आदि अनेक ग्रंथों की विशाल श्रेणी उनकी विद्वता का चिरकाल तक परिचय देती रहेगी। प्रोफेसर श्री नांदी जी मूलतः उत्तर गुजरात के पाटन के श्री निवासी रहे थे, पाटन के ही निवासी रहे थे। इस कारण से वे हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन के संस्कृत विभाग से भी सबसे पहले जुड़े हुए विद्वान हैं। ईस्वी सन 1986 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1989 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त होकर वे यहाँ आए। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के तत्कालिक अधिकारी वर्ग की विज्ञप्ति पर उन्होंने उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग का 1992 में बीजारोपण किया था। इस यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग का आरंभ पहले तो श्री पी.के. कोटावाला आर्ट्स कॉलेज पाटन में जब शुरू हुआ था तब वे उनके आद्य स्थापक अध्यक्ष थे। उस समय के निवास काल में श्री सनत कुमार बी जोशी ने उनके मार्गदर्शन में पंडित प्रवर श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी काशी के द्वारा प्रणीत अभिनव काव्यालंकार कारिका ऊपर सफल शोध कार्य किया। उस समय उन्होंने कालिदास के नाटकों पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद का भी आयोजन पाटन में करवाया था तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंसिस के कई अधिवेशनों में उन्होंने अलंकार शास्त्र के विविध ग्रंथों में उद्धृत हुए कालिदास के पद्यों में जिन पाठांतरों का संदर्भ मिलते हैं उन सब को लेकर उन्होंने शोध पत्रों को प्रस्तुत किए गए थे। इसी तरह से 2003 मार्च में जब इस यूनिवर्सिटी के नाम के आगे आचार्य हेमचंद्र जी नाम जोड़ा गया तब यूनिवर्सिटी के द्वारा संशोधन ग्रंथों के प्रकाशन की श्रेणी भी तत्कालीन कुलपति श्री प्रोफेसर डॉक्टर बी.ए. प्रजापति जी ने शुरू करवाई थी। उस शोध प्रकाशन के प्रथम पुष्प के रूप में फिर डॉक्टर तपस्वी नांदी जी को विनती की गई। उसके अनुसंधान में डॉक्टर तपस्वी नांदी जी के द्वारा संपादित एवं अंग्रेजी में अनुदित आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जी का काव्यानुशासन अलंकार चूड़ामणि एवं विवेक के साथ 2007 में प्रकाशित किया गया था। अब वे जब स्मृति शेष रह गए हैं तब उनके परिवार की ओर से हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन में प्रतिवर्ष एक व्याख्यान का आयोजन करने के लिए 1 लाख रुपये की धनराशि दी गई है, जिसका उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में 7 मार्च 2015 तारीख की कारोबारी में ठराव क्रमांक 74 से सहज स्वीकार किया गया है। तदनुसार उनकी पावनकारी स्मृति में हम एक व्याख्यान परंपरा का इस वर्ष से आरंभ कर रहे हैं। हमें हर्ष है कि उनके ही स्नेहभाजन शिक्षक प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट, निवृत्त निदेशक भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी, अभिज्ञान शकुंतला की पंचरंगावृत्ति विषय पर प्रथम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर डॉक्टर तपस्वी नांदी जी की यह स्मृति व्याख्यान माला आगामी वर्षों में भी चलती रहेगी
और विद्वत आकाश में प्रोफेसर नांदी जी का नाम सदैव चमकता रहेगा तथा नवोदित संस्कृत अनुरागियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। अस्तु, धन्यवाद। प्रासंगिक प्रवचन પછી ડૉક્ટર તપસ્વી નાંદી સાહેબના બેન યામિનીબેન દેસાઈને વિનંતી કરીશું કે આ પ્રસંગ અનુરૂપ બે શબ્દો આપણને કહે। નમસ્કાર। ડૉક્ટર તપસ્વીભાઈ નાંદીના વ્યાખ્યાનમાળાના પ્રસંગના ઉદ્ઘાટનના પ્રસંગના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી સદાશિવજી ત્રિવેદી સાહેબ, મુખ્ય પ્રવક્તા માનનીય વસંતભાઈ રાઠવા સાહેબ, अन्य प्राध्यापक भाइयों, प्रिंसिपल श्री ललित भाई, भाग लेनार सौ भाइयों और बहनों, आजनी आ तपस्वी भाई नांदीना व्याख्यान माळाना उद्घाटन प्रसंगे मने अहींया उपस्थित रहेवानुं जे गौरव प्राप्त थयुं छे एनो मने अनहद आनंद छे। तपस्वीभाई बहन तरीके अमे हूँ अने तपस्वीभाई बे मामाभाई ने एटले मारा कोईना दीकरा थाय, पण अमे एक ज वर्षीय एटले एक ज सालमां अमारो जन्म, रम्या साथे, भण्या साथे अने अमुक कारणसर एटले के तपस्वीभाईना मधर बहु नाना मूकीने गुजरी गयेला एटले मोसाळनुं एमने वधारे आकर्षण हतुं અને દર વેકેશનમાં અમદાવાદ રહેતા પણ વેકેશનમાં પાટણમાં મોસાળમાં આવી જાય ને એને લીધે અમારો એકબીજાનો સ્નેહ વધારે હતો। તપસ્વીભાઈની વિદ્વતા એ જ્યારે ભણીને આગળ વધ્યા અને એમની વિદ્વતાના જ્યારે અમને સમાચાર અમે જાણતા રહીએ, કારણ કે હું પાટણ એ અમદાવાદ અમને બહુ ઓછું મળવાનું થતું મોટા થયા પછી, પણ लग्न प्रसंगे अथवा तो कई पण प्रसंगे में अमारे मळवानुं थाय त्यारे तपस्वीभाईनी विद्वता हमेशा वातों में आवी ज हती अने एवी लागणी अमारा बधाईनी बहनोनी एमना प्रत्ये के हजी आज सुधी पण अमने बीजा बधा भाईओ करता तपस्वीभाईनी याद बहु ज आवे। अने मारी नानी बेन नंदिनी बेन एने तो लगभग तपस्वीभाई साथे संस्कृत में घणो अभ्यास करेलो, कारण के ए पण संस्कृतनी प्रोफेसर राजकोट में हती। एटले तपस्वीभाई निमित्ते तपस्वीभाईना व्याख्यानमाळामां जे शरू थई छे एनो मने बहु आनंद छे अने हूँ एवी आशा राखूं के आ व्याख्यानमाळा अविरतपणे चालती रहे अने एना माटे जे कंई थोडुं घणुं अमाराथी बनशे ए अमे पण आर्थिक मदद करवा अमे बहनों तैयार छीए अने करता रहीशुं। जो अमे आनी साथे संलग्न रहता रहीशुं तो अमे चोक्कस ए पण अमे करता रहीशुं। फरीथी आ व्याख्यानमाळा अविरतपणे चालती रहे अने तपस्वीभाईनी याद वर्षो सुधी अहींया जळवाई रहे एवी हार्दिक आशा साथे अपेक्षा साथे आप सौनो आभार मानी। आभार। हवे आ स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर तपस्वी नांदी साहेबनी स्मृति व्याख्यानमाळाना प्रस्तोता डॉक्टर वसंत कुमार भट्टने विनंती करूं तो पोतानुं वक्तव्य छे। આજે ભટ્ટ સાહેબ અભિજ્ઞાન શકુંતલાથી પંચરંગાવૃત્તિઓ વ્યાખ્યાનમાળા અંતર્ગત જે એમનું વ્યાખ્યાન રજૂ કરવાના છે એને આપણે પુસ્તક રૂપે છપાવી પણ છે। સાહેબનું વ્યાખ્યાન પૂરું થઈ જાય ત્યારબાદ એનું આપણે વિમોચન કરીશું અને દરેક અધિકારી વ્યક્તિને
એની વ્યાખ્યાનની કોપી પણ ઉપલબ્ધ કરાવીશું. હા. તો મીડિયાવાળા મિત્રો આવેલા છે, તો સૌપ્રથમ કાર્યક્રમમાં આપણે વિમોચન કરીએ. એ પહેલા આપણે જરા સાહેબને કોમ્પ્યુટર ઉપર ગોઠવવાનું હતું, એટલે વિવેક ઉતાવળમાં રહી ગયેલો છે. તો હું સૌપ્રથમ શ્રીમતી યામિનીબેન દેસાઈને વિનંતી કરું કે આવેલા આપણા સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃત વિભાગના પ્રોફેસર ડૉક્ટર સદાશિવજી દ્વિવેદીજીનું મોમેન્ટો અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત છે. ત્યારબાદ આ સમારંભના પ્રસ્તોતા ડૉક્ટર વસંતકુમાર ભટ્ટનું સ્વાગત ડૉક્ટર દિલીપભાઈ પટેલ, જેઓ આ સંસ્કૃત વિભાગના પ્રોફેસર છે. થેન્ક યુ. હવે હું મહેમાનોને વિનંતી કરું કે આ વ્યાખ્યાનની જે પુસ્તિકા એનું એ લોકાર્પણ કરે. इस व्याख्यान माला में हमने ये उपक्रम बनाया है कि जो भी व्याख्यान दिए जाएंगे इसमें वो कम से कम 50 पेज के होंगे और वो लिखित रूप में दिए जाएंगे और इनका प्रकाशन भी प्रतिवर्ष डिपार्टमेंट करता रहेगा. समादरणीय श्रीमती यामिनीबेन देसाई, आज के इस व्याख्यान के अध्यक्ष वर्य हमारे प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी जी, कमलेश भाई, दिलीप भाई, राठौर साहब और आप सब संस्कृतानुरागी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रोफेसर तपस्वी गांधी जी के शिष्य, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत गदगदित हूँ कि आज गांधी साहब हमारे बीच में नहीं है. ये व्याख्यान माला में इस विषय को चुनने का एक निश्चित संदर्भ है हमारे मन में. जब विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था बनारस में, तो पिताजी ने सभी प्रतिभागियों को कालिदास ग्रंथावली भेंट करवाई थी. यस. उसके बाद बड़ी वाली कालिदास ग्रंथावली निकली. पिताजी ने अहमदाबाद गांधी जी को भेंट पहुंचाई. तुरंत मुझे आदेश दिया गया कि आप जल्दी से वो मंगवा लो, देखो कैसा काम होता है. तो ऑर्डिनरी आवृत्ति पढ़ना बंद कर दीजिए, देवा प्रसाद जी ने इतना बड़ा काम किया है और सारे पाठांतर एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे. हमने भी उसी आदेश का अनुपालन करते हुए तुरंत उसी को मंगवा लिया. बाद में यहाँ पाटन में एक कालिदास नाट्यकार के रूप में एक परिसंवाद भी हुआ. उस समय पर भी मैंने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया. उसके पहले पढ़ने वाले, पहले सुनने वाले, मेरे कहीं जो भी लखान होते थे वो गांधी साहब पहले उसके पढ़ लेते थे, कमेंट करते थे, मतलब ठीक ठाक कर लेते थे कि ठीक नहीं किया वसंत ने, डांटते भी थे, गालियाँ भी दे देते थे, बड़े स्नेह से हमको रखते थे, कुछ भी कर सकते थे गांधी साहब. तो वो लेख पढ़ने के बाद सदाशिव जी
नानी साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी मेरे सामने कि चल वसंत हम दोनों मिलके विज्ञान शाकुंतल की साउथ इंडियन रिसेंशन निकाला। उन्होंने हमसे मांग की हम दोनों मिलकर कुछ दाक्षिणात्य पांडुलिपि एकत्र करें, एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए, दोनों मिलकर एक काम करें। तो हमारे मन में ये चाहत रही थी, उसको वाचिक रूप में अभिव्यक्ति भी बार बार की गई थी, लेकिन उस समय पर हम अंधे थे, न ग्रंथ पढ़ सकते थे, न मलयालम पढ़ सकते थे, न तेलुगु, तो विचार ही रह गया और वो चलता सही। बाद में कश्मीरी वासना वाली बात दिमाग में आई कि हमारे एस के बेलवलकर जी साहब ने जो काम किया है साहित्य अकादमी से वो आधा अधूरा रह गया है, वो प्राय मरणासन स्थिति में थे और काम ठीक तरह से नहीं कर पाए। और राघवन जी ने भी, क्षमा करे भगवान मुझे इन विद्वानों के नाम देते हुए, कि उन्होंने भी जल्दबाजी में बिना कुछ परिश्रम किए ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया के रूप में बेलवलकर जी के काम को ठीक ठाक नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये बेलवलकर जी अपने महाभारत के काम में जुड़े रहे और उत्तरामचरित की जो थी वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नौका में चढ़ाई सब सामग्री ये सब लिखा हुआ है। तो उत्तरामचरित की उन्होंने जो हार्वर्ड में एडिशन तैयार की थी वो हम नहीं प्राप्त कर पाए और यही हाल अभिज्ञान शाकुंतल का भी हुआ। ये उन जमाने के ऐसे विद्वान थे कि जो कश्मीरी पढ़ लेते थे, शारदा पढ़ लेते थे और औरंगजेब के समय में 1630 में लिखी हुई गुर्ज पत्र पर लिखी हुई एक पांडुलिपि उनके घर में 60 साल तक रही, ऐसा हमारा अंदाजा है। क्योंकि वो महाभारत के काम करते समय 1923 के आसपास 3-4 आर्टिकल लिखे, वो भी विदेशों में छपे बेलवलकर जी के। तो उन कारणों से भारतीय विद्वानों के बीच में वो बात आई नहीं, लेकिन कहीं से एक रेफरेंस मिल गया और हमने कोशिश करने पर वो DORI से सरोजा भाटे मैडम जी की कृपा से वो हम पुनः प्राप्त कर सके और बाद में तो ऑक्सफोर्ड वगैरह से भी मंगवाई और कश्मीरी पाठ का उद्धार किया। अब नानी साहब ऊपर से देखे वो काम, भावना है मेरे मन में और बेलवलकर साहब भी देखे, लेकिन ये मेरी यात्रा निरंतर 7 साल से चल रही है शाकुंतल के साथ। मेरे छात्र कहते हैं कि बट साहब बिगड़ गए हैं, मेरी बिटिया कहती हैं आप अपने मार्ग से भटक गए हैं, व्याकरण पढ़ना बंद कर दिया, पिताजी आपने क्या किया, ये दुष्यंत शकुंतला में कहाँ खो गए, इसमें क्या है। बात तो सही है, उस प्रेम कथा में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल पाठोद्धार की एक चाहत है मैंने कि हम प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ तक कैसे पहुँचे और अंततो गत्वा कालिदास ने क्या लिखा होगा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। और उसी दिशा में काम करने वाले इस भारतवर्ष के महामहिम प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी इस दिशा में हैं और उनसे भी बहुत हमारी बातचीत होती रहती है। सदाशिव जी उनके साक्षी हैं। तो आज ये भी परम हर्ष का विषय है कि नंदी जी के साथ साथ उसको सुनने वाले सदाशिव जी यहाँ उपस्थित हैं और इस दिशा में आज कुछ हमने नया सोचना शुरू किया है कि ये बहस में हम नहीं जानना चाहते हैं कि क्या ओरिजिनल क्या हो सकता है। इसीलिए हमने कुछ नई सोच शुरू की और जो फाइंडिंग्स है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने 5 रिसेंशन ऐसा नाम न देते हुए विज्ञान शकुंतला की 5 रंगावृत्तियां, स्टेज वर्जन्स ऐसा शब्द का प्रयोग करने का सोचा है। ये मेरी वैचारिक यात्रा निरंतर रूप से बदलती रहती है। अभी फाइनल जजमेंट की दिशा में मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। आप भी समझ लीजिए कि किस एक मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, अंतिम मुकाम तक पहुँचना हम सब के लिए बाकी है। धन्यवाद। तो अद्यावधि जो कार्य हुए हैं वो त्रिविध प्रकार के कार्य मुझे मालूम हो रहे हैं। उनमें से सबसे पहला काम ये ऐसा हो रहा है कि भी पांडुलिपियों में जो संचरित हुआ है उनका संपादन और प्रकाशन हुआ है, जिसमें सबसे पहले सर विलियम जोन्स को हम याद करेंगे जिन्होंने पहला अंग्रेजी अनुवाद किया और यूरोपियन कंट्रीज को ये मालूम करवाया कि भारत देश में भी शेक्सपियर जैसा एक महान नाट्यकार है। उसके बाद मोनिर विलियम्स ने देवनागरी रिसेंशन निकाली, बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं ये ढूंढता रहा कि कौन ये विद्वान है जिसने इस पर ये थप्पा लगाया कि देवनागरी वर्जन ही पठन पाठन में आना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी के समकालिक
उस जमाने के महामहोपाध्याय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये निश्चित किया कि देवनागरी पाठ के अनुसार विज्ञान शाकुंतल का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। वहीं से बात देश में फैल गई। उसके बाद तो पीएन पाटणकर जी आए जो इंदौर में थे, लेकिन भांडारकर साहब के समकालिक थे। भांडारकर जी ने बहुत सारी पांडुलिपियां दिलवाई और उन्होंने उस जमाने में क्रिटिकल एडिशन बनाई और उन्होंने क्लेम किया ये शुद्धतर देवनागरी पाठ है, प्योर वाला मोहनियर विलियम्स का प्योर, ऐसा एक कंपैरेटिव डिग्री लगा दी उन्होंने। बाद में हमारे काले साहब आए, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी आए, उन सब ने देवनागरी भाषा का समय समय पर संपादन करते रहे, संशोधन करते रहे और हम उनके बीच में अब जी रहे हैं। उसके साथ साथ हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज से रिचर्ड मिशेल ने बंगाली वर्जन, बंगाली रिसेंशन का पाठ निश्चित करके निकाला। वही कार्य दिलीप कुमार कांजीलाल ने किया। वो ऑक्सफोर्ड में 12 साल बैठे। दुनिया भर की सभी पांडुलिपियां देखने वाले एक अद्वितीय विद्वान हैं दिलीप कुमार कांजीलाल जी। उन्होंने बंगाली वाचना की समीक्षित आवृत्ति तो निकाली, लेकिन ये क्लेम उसमें डाल दिया है कि यही ओरिजिनल है। कुछ आत्यंतिकता भरी बातें भी शुरू हो गई। श्री रमानाथ जानी दरभंगा से मैथिली वाचना का 2 टीकाओं, शंकर और नरहरि की टीकाओं के साथ संपादन प्रकाशित किया। इस सब के साल वगैरह मैं बोल सकता हूँ, लेकिन समय बचाने के लिए कुछ चीजें नहीं बोलूंगा। बाद में एस के बेलवलकर जी ने कश्मीरी वाचना का पाठ संपादित किया था, लेकिन वह इक्लेक्टिक टेक्स्ट ही है, क्योंकि बीच बीच में देवनागरी वाचने के अंश को भी कश्मीरी के नाम पर वहां स्थापित कर दिए हैं। उसके पीछे भी डॉक्टर सिल्वा लेवी कारणभूत है, ऐसा वो बता रहे हैं कि सिल्वा लेवी ने मुझे ठीक रास्ते पर रखा है। इस तरह से वो जो एक्चुअली शारदा लिपि की पांडुलिपियों में था उससे हटकर भी कुछ पाठ बीच में आ गए हैं, इसलिए मैं उसको इक्लेक्टिक टेक्स्ट कहना चाहता हूँ। अतः हमने शारदा पांडुलिपियों का कश्मीरी वाचना का पाठ संपादित किया है। अब भगवान की जब कृपा होगी तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से निकलेगी। उन लोगों ने 2 बार मुझसे हार्ड कॉपी मंगवाई, 2 बार सॉफ्ट कॉपी मंगवाई, लेकिन निर्णय नहीं होता है। हमारे देश की स्थिति है। दूसरा जो कार्य अब तक हुआ है शाकुंतल के नाम पर, उनमें विविध टीकाओं का प्रकाशन हुआ सबसे, और दक्षिणात्य वाचना का काम तो बाकी रह गया। मेरा और गांधी साहब को स्वप्न था कि हम साउथ इंडियन रिसेंशन निकाले, नहीं हो पाया, अभी भी बाकी है। मैं इस व्याख्यान में कुछ ऐसे सेंटेंस बीच बीच में बोलता रहूंगा कि ये नवोदित पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिल जाए और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी कुछ बातें ध्यान में आ जाए। ये न केवल स्मृति व्याख्यान है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाना भी चाहता हूँ, कुछ दिशा दर्शन भी करवाना चाहता हूँ, और लास्ट में द्विवेदी साहब से भी कुछ सुनना चाहूँगा कि वो क्या सोच रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में काठवेम भूप उन्होंने कुमार गिरिराजिया नाम की टीका लिखी, जो सबसे पहली अवेलेबल कमेंट्री है। उससे पहले वाले नहीं, कालिदास खड़े हैं ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी। सबसे पहली कमेंट्री जो मिल रही है वो काठवेम भूप की है। इतनी 1500 वर्ष के बाद वो टीका मिल रही है हमको। उससे पहले वाली होगी लेकिन मिलते नहीं है। बाद में एक अभिराम की टीका है, श्रीनिवासाचार्य की है। श्रीनिवासाचार्य में तो वाह, क्या शब्दों में, प्रत्येक वाक्य में क्या व्यंजना का व्यापार, धनुष व्यापार बताया है। वो भी एक पीएचडी का विषय बन सकता है। अज्ञात कर्तृक चर्चा टीका है, नीलकंठ की एक टीका है, घनश्याम की संजीवन टिप्पण है, पिताजी के हाथों से उसका लोकार्पण किया गया था। और दक्षिणावर्तनाथ की टीका का अभी मैंने संपादन कार्य पूरा किया है। श्री गुरुदास ने मुझे मद्रास से वो दिलवाई। बालम झील की उज्जैन से प्राप्त की, उसका भी संपादन हो गया, प्रकाशन बाकी है। नारायण पंडित की टीका का भी संपादन तैयार कर लिया है मैंने, तो उसका प्रकाशन भी बाकी है। और जो सबसे प्रसिद्ध और सुप्रचलित है वो राघव भट्ट की अर्थद्योतनिका टीका है। और 11-12वें क्रमांक पर मैथिली वाचना पर जो शंकर एवं नरहरि की रसचंद्रिका टीका है वो उपलब्ध है। बंगाली वाचना पर की 2 टीका है, उनमें से एक का मैंने संपादन